syllabus and your semester first. Your first paper name is Chaucer to Shakespeare 1340 1625. डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अपने सभी पेपर्स जो कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट पीजी में यानी एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके पेपर हैं, जिसमें कि अब काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। पहले फोर्थ पेपर होते थे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन अब फिफ्थ पेपर हो गए हैं। मतलब अब जो आपको पेपर अटैम्प्ट करने हैं तो 5 पेपर आप लोग अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले पेपर का नाम है इसमें, फर्स्ट पेपर इज़ इंग्लिश लिटरेचर चाउसर टू शेक्सपियर 1340 टू 1625। अब हम इसमें देखेंगे कि इस पेपर के अंदर हमारे कौन कौन से ऑथर और किस तरह से, पहले तो हम ये देखेंगे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पूरे पेपर को। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक एंड यूनिट फर्स्ट इज़ द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। Social and intellectual background, you know that very well about this. First topic is miracle and morality plays. इसमें आपको बताना होगा, क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं इसके अंदर कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेज, व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेज। टॉपिक नंबर 2 है आपका रेनेशा एंड रिफॉर्मेशन। इसमें आपको रेनेशा एंड रिफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबर 3 टॉपिक इज़ द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट। इसका मीनिंग ये है कि जो भी पेपर आप स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि हम बात करते हैं अगर चौसर टू शेक्सपियर की, तो उस ड्यूरिंग द पीरियड उस टाइम पे किस तरह की जो सोशल बैकग्राउंड था वो कहाँ पर लाई कर रहा था, उस सोशल बैकग्राउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, एंड उस सोशल बैकग्राउंड के अंदर हमारे कितने टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, इस चीज़ को फोकस किया गया है आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर। अंडरस्टूड? जिसमें कहा जा रहा है सोशल इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, मतलब उस टाइम सोसाइटी किन चीज़ों की फॉलोवर थी, किन चीज़ों को फॉलोअप कर रही थी। तो पहला टॉपिक मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेज, सेकेंड टॉपिक इज़ द रेनेशा एंड रिफॉर्मेशन, थर्ड टॉपिक इज़ द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट। अंडरस्टूड? तो इन्हीं टॉपिक के बेस पर आपके क्वेश्चंस का भी फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर फिर आपका बनाया जाता है। अंडरस्टूड? तो आपके फर्स्ट यूनिट में आपको ये 3 टॉपिक कवर करने हैं। सेकंड इज़ द प्रोज। प्रोज में अगर हम देखें तो प्रोज में हमारे एसेज आ जाते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, सभी चीज़ें हमारे प्रोज के अंदर काउंट होती हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो अगर हम लें, या टॉपिक क्या बल्कि ये कहिए कि जो हम फर्स्ट हमारा ऑथर है वो है थॉमस मोर। थॉमस मोर का एक ऐसे है, बड़ा ही फेमस ऐसे है, ऑफ देयर स्लेव्स एंड ऑफ देयर मैरिजेस फ्रॉम यूटोपिया। थॉमस मोर ने एक इमेजिनेशन में एक प्लेस को क्रिएट किया था। अंडरस्टूड? और उसका नाम उन्होंने, इट इज़ कॉल्ड यूटोपिया। इसे ही यूटोपिया कहा जाता है, मीन्स यही यूटोपिया है। आप इसे यूटोपिया कहते हैं, आप इसको यूटोपिया कहा जाता है, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। तो यूटोपिया इज़ एन इमेजिनेशन प्लेस। उसकी पूरा मतलब जो इनके जो एस्से हैं, उसकी जो सेटिंग है या उसका जो बैकग्राउंड है, वो पूरी तरह एक इमेजिनेशन क्रिएटेड एक प्लेस है जहाँ से इस एस्से को उठाया गया है और इस हिस्से का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ऐसे में अब हम बात करते हैं ऑफ देयर स्लेव्स एंड ऑफ देयर मैरिजेस फ्रॉम यूटोपिया। सेकंड हमारे जो ऑथर हैं वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन एस्से ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, मीन्स फ्रांसिस बेकन का जो एस्से है उसका नाम ही है ऑफ मैरिजेस एंड सिंगल लाइफ। मीन्स कहा जा रहा है आपसे, फ्रांसिस बेकन इस एस्से में कह रहे हैं कि मैरिड लाइफ ज़्यादा सूटेबल होती है फॉर ए पर्सन, या फिर सिंगल लाइफ ज़्यादा सूटेबल होती है फॉर ए पर्सन। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ सभी स्टूडेंट्स जो पीजी कर रहे हैं मोस्टली अनमैरिड होते हैं, तो वो सिंगल लाइफ के बारे में ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपने जो हैं पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। और जो मतलब शादीशुदा हैं या जो मैरिड लाइफ अपनी जो है स्पेंड कर रहे हैं, तो मैरिड लाइफ के बारे में यहाँ पर दे सकते हैं। बस वही चीज़ें फ्रांसिस बेकन ने इस एस्से के अंदर जो है आपके इंक्लूड की हैं। इज़ दैट क्लियर? आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना होगा। थर्ड यूनिट इज़ द पोइट्री। पोइट्री मीन्स जॉफ्री चौसर। सबसे पहले अब जैसे कि हमारे पेपर का नाम ही है चौसर टू शेक्सपियर,
तो पोइट्री फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट वॉज कॉल्ड टू चाउसर. फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, दैट्स was Chaucer. And father of story, tell story writer, yeah, father of story writer, he was called the Chaucer. मतलब चाउसर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे फिर आपका वो प्रोज हो, और चाहे आपकी स्टोरी हो. तो इस सब को लेकर के चाउसर के बारे में ये कहा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है. सबसे पहले ये इस तरह के मतलब हमारे यहाँ ऑथर हुए हैं हिस्ट्री में, जिन्होंने बहुत वर्क किया है लिटरेचर के ऊपर, इंग्लिश लिटरेचर में. ठीक है, तो जॉफरी चाउसर का यहाँ पर जो सबसे पहला हम वर्क की बात करेंगे वो है कैंटरबरी, द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स. द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें कि 24 स्टोरीज़ हैं, और ये सब पिलग्रिमेज हैं जो कि मतलब एक तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं और एक इन में ठहरते हैं. वहाँ पर ये अपनी अपनी स्टोरीज़ जो हैं स्टोरी टेलिंग करते हैं. तो ये जॉफरी चाउसर का वर्क है, जिस पे आपको इसको थोड़ा देखना है और पढ़ना है, ताकि आपको अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से समझ में आए कि आप क्या पेपर दे रहे हैं, किस तरह के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सेकेंड इज़ द राइटर एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर जो पोइट है हमारे, उन्होंने लिखी द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट. द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट, क्योंकि द फेरी क्वीन बुक जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसमें फ़िलहाल जो है द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट को ही आपके कवर किया गया है, तो आप इसी को देखिएगा. आपकी यूनिट 4 आती है जो कि पोइट्री से ही रिलेटेड है. इसमें आते हैं विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 एंड 126. विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 126 ये कवर करते हैं. विलियम शेक्सपियर के सोनेट 18 को ये अलग है, और 126 ये अलग है. दोनों सोनेट्स आपको कवर करने हैं इसमें. फिर आता है फिफ्थ में ड्रामा. ड्रामा पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया गया है. फिफ्थ यूनिट में ड्रामा पार्ट ए, क्रिस्टोफर मार्लो. क्रिस्टोफर मार्लो जिन्होंने बहुत ही फेमस प्ले लिखा है या फेमस ड्रामा लिखा है, तो इट वॉज डॉक्टर फॉस्टस. डॉक्टर फॉस्टस was a famous play and a most popular drama of Christopher Marlowe. तो डॉक्टर फॉस्टस को आपको जो है यहाँ पर कवर करना है. इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में. एंड यूनिट 6 इज़ ड्रामा पार्ट बी, विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के अगर हम ड्रामा पार्ट बी की बात करें, तो विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले को इसके अंदर यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस मिला हुआ है आपके फर्स्ट पेपर में. तो आप यहाँ पर हैमलेट को कवर करेंगे. हैमलेट इज़ ए ट्रेजेडी प्ले, यू नो दैट, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा. और क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस भी एक ट्रेजेडी प्ले है. तो दोनों ही प्ले आपके ट्रेजेडिक प्ले हैं, इन दोनों पर आपको ध्यान देना है. अब आपको अपने कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद करने चाहिए इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से. MA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, चाउसर टू शेक्सपियर 1340 टू 1625. ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने खुद तैयार किए हैं आप लोगों के लिए. प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद और उसकी स्टडी करने के बाद मैंने ये देखा कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस 99% बहुत ज़्यादा है. अगर आप इन क्वेश्चंस को सभी को लर्न कर लेते हैं या फिर इनके ऊपर नोट्स बना लेते हैं, तो इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन. आई थिंक दैट्स अ वेरी बेटर फॉर योर एग्ज़ाम. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिस्क्राइब द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेशा ह्यूमनिज़्म. यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप रेनेशा ह्यूमनिज़्म के जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक थे, मतलब जो उस समय पर मुख्य कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको आपको व्याख्या करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रेनेशा ह्यूमनिज़्म के ऊपर पूछा जा रहा है, वो भी उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रोल डिड रिलीजन प्ले इन द 17th सेंचुरी इंग्लिश पॉलिटिक्स. जैसा कि आपने देखा कि यूनिट फर्स्ट में हम मिरेकल और मॉरलिटी प्ले की बात कर रहे हैं, प्लस रिलीजियस प्ले की बात कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चन है आपके. इसे पूछा जा रहा है कि रिलीजन प्ले 17th सेंचुरी में इंग्लिश पॉलिटिक्स में किस तरह से अपनी भूमिका को निभा रहे थे, क्या रोल था उनका. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द 17th सेंचुरी. मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि 17th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, उस
के ऊपर आपको लिखना है, उसकी उचितता के ऊपर लिखना है। सिग्निफिकेंस कहते हैं महत्वपूर्णता, उचितता यानी उस समय पर क्या वो उचित थे जो पॉलिटिकल थ्योरीज दी जा रही थी 17वीं सेंचुरी में, क्या वो अपने आप में न्यायोचित थे, या आप ये भी कह सकते हैं कि क्या वो अपने आप में उस वक्त के लिए महत्वपूर्ण थे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज द ट्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द रेनेशा ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। आपको बताना है इसमें कि एलिजाबेथन लिटरेचर का जो रेनेशा पीरियड था उसका प्रभाव बताइए क्या पड़ा उस समय पर, यानी ड्यूरिंग दैट पीरियड उस समय पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा था, वो किस तरीके से उन चीज़ों को ले रहे थे। तो एलिजाबेथन लिटरेचर किस तरह रेनेशा से इम्पैक्ट हो रहा था, समझ में आई बात, मतलब किस तरह वो प्रभावित हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर। आपको व्याख्या करनी है इस बात में कि इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर रिफॉर्मेशन का क्या प्रभाव था। जैसे हमने अपने पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, जिसको कहा जा रहा है ट्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द रेनेशा ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर, ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी बेस्ड है, डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर रिफॉर्मेशन का क्या प्रभाव था, इसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट्स ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ बेकन्स एस्से ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। अब आपका स्टार्ट हो गया एस्से यानी प्रोज वाला जो यूनिट है, उससे आपका बेकन को उठाया गया है। बेकन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्से ऑफ मैरिजेज एंड सिंगल लाइफ। अब इसने पूछा कि उसकी सेंट्रल थीम आपको देनी है, तो सेंट्रल थीम का मतलब होता है कि उसका जो एक, जिसे हम कहते हैं ना, केंद्रीय बिंदु क्या था उसके उस एस्से का, उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एसे ऑफ देयर स्लेव्स एंड ऑफ देयर मैरिजेस रिटन बाय थॉमस मोर। अभी मैंने आपको समझाया था कि थॉमस मोर ने जो इस एसे को लिया वो अपने यूटोपिया से लिया है। यूटोपिया इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेस, और यूटोपिया इज़ एन इमेजिनेशन क्रिएटेड प्लेस, नाउ अंडरस्टूड। इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये व्याख्या करा रहा है इस एस्से की कि बताइए थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया ये एस्से, इसकी आप व्याख्या करिए। मतलब वही आप इसकी जो है समरी लिख दीजिए, आप इसका पूरी तरीके से सेंट्रल थीम लिख दीजिए, सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, तो भी आपका ये काफ़ी हद तक कवर अप हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से पूछा भी जा रहा है। तो आप इस एस्से के ऊपर अपने कुछ भी कमेंट्स करके इसकी व्याख्या कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज चाउसर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ही इज़ ए चाउसर, एंड फादर ऑफ ए प्रोज ही इज़ ए चाउसर, ही इज़ ऑल्सो चाउसर। इट मीन्स आपके चाउसर जो हैं वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहलाते हैं। तो पोइट्री, प्रोज, एसेज, इन सब के वो फादर माने गए इसीलिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए आप ऐसा क्यों मानते हैं कि चाउसर रिगार्डेड एज द, चाउसर से संबंधित इस बात को आपको जो है बताना है, रीज़न इसके पीछे कि वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहलाते हैं या क्यों हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप इस तरह से इसको जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द प्रोज स्टाइल ऑफ बेकन। आपको व्याख्या करनी है बेकन के प्रोज स्टाइल की। बेकन का इससे हमने अभी पढ़ा, और उनका जो स्टाइल है प्रोज को लिखने का उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, स्केच द करेक्टर स्केच ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन द कैंटरबरी टेल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कैंटरबरी टेल्स में सिर्फ एक ही स्टोरी नहीं है बल्कि 24 स्टोरीज़ हैं, जो कि सबने अपने 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 अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टोरी टेलिंग की थी। तो जो हमारे चाउसर हैं वो इसके राइटर हैं। उन्होंने वाइफ ऑफ बाथ जो स्टोरी है उसके कैरेक्टर स्केच किए आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर, यानी उसको बहुत अच्छे से व्याख्यात्मक रूप में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस स्पेंसर्स द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट एज ए ग्रेट एपिक। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि स्पेंसर की जो बुक है फेरी क्वीन बुक फर्स्ट, बताइए क्या वो एक महान महाकाव्य है। एपिक का मतलब होता है कि महाकाव्य, महाकाव्य जैसे कि महाभारत, रामायण, ये सब एपिक में आते हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लाइंस अगर हो रही हैं किसी भी कविता के अंदर, किसी भी पोएम को अगर 1000 से ज़्यादा, मोर देन 1000 से ज़्यादा लाइंस में लिखा जा रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपिक। ठीक है, ये भी एपिक कहलाएगा अगर आप इसको 1000 से ज़्यादा में लिख रहे हैं। और
ये इपिक ही कहलाता है। तो डिस्कस स्पेंसर। स्पेंसर के बारे में आपको ये बताना है कि फेरी क्वीन बुक फर्स्ट क्या एक महान महाकाव्य है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द थीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर सोनेट। आपसे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो सोनेट है उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो थीम है उसके बारे में व्याख्या करिए। उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है, यानी उसके बारे में ही आपको एक होता है ना कि वर्णनात्मक रूप में कुछ भी आप इस तरह से बताएंगे, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा आपका इस पर। डिस्कस द थीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट के ऊपर आपको उसके लिखे गए सोनेट का स्ट्रक्चर और उनके थीम को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 13, गिव ए क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ शेक्सपियर सोनेट 18। आपको देना है एक क्रिटिकल एस्टिमेट शेक्सपियर के सोनेट 18 के ऊपर, यानी आलोचनात्मक व्याख्या आपको देनी है इसके ऊपर। आलोचनात्मक आपको जो एस्टिमेट करना है शेक्सपियर के सोनेट 18 को। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द डॉक्टर फॉस्टस इज मॉरलिटी प्ले। आपको ये डिस्कस करना है कि क्या डॉक्टर फॉस्टस का जो प्ले है, क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले द डॉक्टर फॉस्टस है, क्या वो मॉरलिटी प्ले है। इसके बारे में आपको, यानी क्या वो नैतिकता के दायरे में आता है क्या ये प्ले। इस तरह से अगर आपने डॉक्टर फॉस्टस की स्टोरी पढ़ी होगी तो आप ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर फॉस्टस का प्ले किस हद तक मॉरलिटी के दायरे में या किस हद तक मॉरलिटी की रेंज में आता है और कितना वो आउट ऑफ रेंज है मॉरलिटी के। तो यही डिस्कशन वो आपसे करवा रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉज ऑफ द ट्रेजेडी इन डॉक्टर फॉस्टस। आप क्या समझते हैं कि इस ट्रेजेडी को जो डॉक्टर फॉस्टस की लिखा गया उसके पीछे क्या सोच रही होगी हमारे राइटर की, और क्या कारण थे कि डॉक्टर फॉस्टस लिखा। तो मतलब वो सीधा सीधा क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं कि ये एक ट्रेजेडी है। इसके ऊपर आपको कारण बताना है कि डॉक्टर फॉस्टस जो लिखी गई, जो कि हमारे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण थे। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो इसे एक ट्रेजेडी के रूप में दिखाया है तो उसके कॉज क्या थे, उसकी उनकी अपनी थिंकिंग क्या थी कि उन्होंने डॉक्टर फॉस्टर जैसी एक बहुत ही, अगर देखा जाए तो एक अच्छा और फेमस प्ले लिखा, जो कि उस समय पर बहुत ज़्यादा, उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ये फेमस हुआ और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी इंग्लिश लिटरेचर में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इज यूटोपिया ए क्लासिकल नॉवेल। डिस्कस। पूछा जा रहा है क्या ये क्लासिकल नॉवेल है यूटोपिया। इसके बारे में आपको, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि क्या यूटोपिया एक क्लासिकल नॉवेल है। मैंने आपको बताया कि यूटोपिया कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, मीन्स वो नॉवेल का अपने आप में एक कलेक्शन है। और इस तरह उस जो हमारे, अगर हम बात करें अपना यूटोपिया की, तो यूटोपिया मैंने जैसे आपसे लगातार बता रही हूँ कि यूटोपिया अपने आप में कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। मीन्स वो एक नॉवेल है बड़ा, जिसके अंदर स्टोरीज़ के कलेक्शन को उठा करके अलग अलग तरह की स्टोरीज़ उसमें इंक्लूड की गई है, जिसे जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो पढ़ता है, उसे काफ़ी उसका एंटरटेनमेंट होता है। तो इस तरह क्या है ये। और यूटोपिया जो बुक लिखी गई उसमें जो, अगर हम स्टोरी सेटिंग की बात करें तो वो एक यूटोपिया एक प्लेस का नाम दिया है। यूटोपिया एक किसका नाम दिया गया, प्लेस का नाम दिया गया है। मतलब वो एक जगह का नाम है, लेकिन वो जगह दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ एक एज एन इमेजिनेशन प्लेस, एक काल्पनिक रूप से उस जगह पर अपनी स्टोरी को सेट करते हुए हमारा जो राइटर है उन्होंने इसके ऊपर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, हैमलेट इज़ बेसिकली ए रिवेंज प्ले। डिस्कस इट। आपको बताना है कि क्या वाकई हैमलेट एक रिवेंज प्ले है। क्या इसका आधार जो है वो रिवेंज के ऊपर टिका है, पूरी इस जो हैमलेट का प्ले है। तो इसको लेकर के आपको डिस्कस करना है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हैमलेट इज़ एज ए रिवेंज प्ले, एज ए ट्रेजेडी रिवेंज प्ले। तो ये इस टाइप से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपकी काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हैमलेट। या दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। कैरेक्टर स्केच ऑफ हैमलेट हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हैमलेट के कैरेक्टर स्केच से आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। हालांकि ये 18 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
ये 18 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन पे सभी स्टूडेंट्स को फोकस करना है और इन्हीं को तैयार करके आपको इन्हीं को अच्छे से लर्न करके आपको एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे भी, उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और साथ ही उन्हें एक बहुत ही अच्छी वीडियो यहाँ पर मिलेगी और अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल के ऊपर। तो फिलहाल आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इसके थ्रू अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट करें और एक अच्छा एग्ज़ाम दें। और जितने भी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं, एमए इंग्लिश लिटरेचर से, तो उनके लिए वो मुश्किल आसान हो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की जो है इस तरह की क्वेरीज़ थी कि मैम कैसे करें, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हम किस तरह से क्वेश्चंस को अपने अटेम्प्ट करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, कैसे करना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। चलिए फ़िलहाल इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। मैं जल्दी ही बनाकर सेकंड पेपर भी आपके सामने यहाँ पर वीडियो को अपीयर करूँगी ताकि आप उसको अच्छे से देखें और समझें कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ये भी आपको देखना होगा। ओके, दैट्स अ गुड। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।